गुड आफ्टरनून. यूट्यूबवर हे दाखवायचं नसतं. कौन है लिंक शेयर करने भूल गया लगता है. नई लिंक आएगी. कल भी सेम था बट क्लास ऑन टाइम था which sir had told in group. ये स्ट्रीमिंग एंड होगी आई नो. नई लिंक आएगी मे बी. लेक्चर स्टार्टेड क्वेश्चन मार्क. अभी ये तो कल वाली लिंक है. उद्या ऑफिस पण चालू आहे. ऑफिस चालू आहे उद्या. सगळे सगळे. Good afternoon to everyone, including those who are sitting online. Finally, the link is on. Yeah, of course, a very happy new year to all of you. दुनिया के लिए कोई भी हो, हमारे लिए तो 1 अप्रैल ही है ना. सर कल क्लास है क्या? नहीं. Question number 6 is the only question that is remaining. Let's come on to that.
Prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account for the year ended 31st December of 2005 and the balance sheet as at that date of Shri S. Singh, manufacturers, from the following trial balance and information: advertisement, bad dates provision, bank charges, capital account of Shri S. Singh, current account, drawings account, discount, factory power, furniture, general expense, factory, general expense, office, insurance, light and heat, plant and machinery, 1st Jan to 1998, plant and machinery bought on 30th June 1998, purchases, packing and transport, rent and taxes, repairs to plant, salaries, office, sales, stock on 1st Jan 1998, raw material, finished goods, WIP, wages for factory, debtors, creditors, cash at bank, cash in hand. Closing stocks of the different materials is given: raw material, work in progress, finished goods, packing material. The following liabilities are to be provided for: factory power, rent and rates, light and heat, general expenses, insurance prepaid. Provide depreciation at 10% per annum on plant and machinery, 5% per annum on furniture. Increase bad debts provision by rupees 1000. The amount of increase is given. मतलब प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड नहीं दिया हुआ है, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड दिया हुआ है. राइट. 5/6 of the rent and rates, light and heat and insurance are to be allocated to factory and 1/6 to the office expenses. प्राइमा फेसिया देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही प्लेन वेनिला टाइप क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि यू हैव टू सिंपली अलोकेट द एक्सपेंसेस एंड प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. प्राइमा फेसिया इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. आपको ध्यान जो देना है वो सिर्फ इस पे देना है कि कौन सा वाला एक्सपेंस इनकम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को जाएगा, कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कौन सा P&L अकाउंट में. इसका सिंपलिस्टिक तरीका बताता हूं. वो ऐसा कि द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फिनिश्ड गुड्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, opening stock of finished goods, closing stock of finished goods, sale of goods, these all will go to the trading account by default. Right? जो कोई से भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, लाइट एंड हीट, फैक्ट्री पावर, इफ नथिंग इज बिन प्रोवाइडेड, विल डायरेक्टली गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. उसके अलावा जो कोई भी इनकम एक्सपेंस बचेगा विल कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें पॉइंट राइट. मैं रिपीट करता हूं पॉइंट. ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, सेल ऑफ गुड्स, ये सारे आइटम कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में. इसके अलावा डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कुछ भी होंगे वो सारे के सारे कहां जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसके अलावा जो कुछ भी बचते हैं, इनकम्स या एक्सपेंसेस, वो कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एम आई राइट? इन्होंने वर्ड यूज किया है प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग. व्हाट डू वी मीन बाय प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग? प्रोवाइड फॉर मीन्स द अमाउंट्स विच आर इनकर्ड बट नॉट येट पेड. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड फॉर. कि हमें उस चीज के लिए पैसा अलग रखना है. मतलब दोज आर काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. जो दोज एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड, accrued but not yet
paid. That's why we have to provide for the same. राइट? तो तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है. पहला, कौन सा इनकम, कौन सी एक्सपेंस कौन से स्टेटमेंट में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L में. करेक्ट? दूसरा, अलोकेशन करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अलावा सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या बचे हुए आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और तीसरा, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर, दैट मींस देयर आर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एक और पॉइंट जो हमने बैड डेट्स के बारे में पढ़ा, इंक्रीज द प्रोविजन बाय. दे आर नॉट सेइंग द प्रोविजन टू बी मेंटेन, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन टू बी क्रिएटेड. हमने एक क्वेश्चन में किया था, वो 11,000 9,000 वाला कहां था? विच क्वेश्चन इट वॉज? सेकेंड वन. ये वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, सेकेंड वाला. द सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर. इज द पॉइंट राइट? ओके, चलो फिर सॉल्व करते हैं. So we have to prepare the manufacturing account, trading account, profit. We are solving question number 6. Manufacturing account. We need a छोटा सा trading account. आ गया. Look तो.
and we also need a profit and loss account. Along with that, we will also be requiring a balance sheet. और क्योंकि प्रोविजन में एडजस्टमेंट है, we'll need the working note of provision. All right, let's start. The very first stock on 31st December 98, raw material WIP का जो स्टॉक है वो कहां जाएगा? In the manufacturing account along with the stock of packing material. Why? Because we are the manufacturer, so we have to pack and wrap the goods and then send it or not. That's why those packing material expense will come to what? To the manufacturing account. However, in the opening they have not given any. ओपनिंग कहां दिया हुआ है पैकिंग मटेरियल का? सॉरी, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट का खर्च दिया हुआ है, ये सुनो, पर पैकिंग मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है. सो देयर आर टू अप्रोचेस इन दिस. वन, पैकिंग मटेरियल बीइंग कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज वो जो फाइनल पैकिंग होता है वो पैकिंग एंड डिस्पैच, मतलब दैट बिकम्स अ कैरेज आउटवर्ड और नॉट. क्योंकि इन्होंने पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऐसा कहा हुआ है, तो वी हैव टू कंसीडर दैट एज अ कैरेज आउटवर्ड, और उसमें से आपका 250 रुपए का पैकिंग मटेरियल बचा हुआ है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल और नॉट, जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता है हमारे पास. सो इन द पी एंड एल अकाउंट दैट 250 विल गेट एडजस्टेड, नॉट इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. और पैकिंग मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कहां एडजस्ट होगा? पी एंड एल अकाउंट अगेंस्ट द पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस. एम आई राइट? सो in the manufacturing account, on to the credit side, by closing stock, raw material, work in progress, raw material it is 7120 and work in progress it is 3480. 120 3480. The stock related to finished goods will come in trading account by closing stock of finished goods. How much is it? 19,300. Correct? And then P&L account debit side to packing and transport. कितना है टोटल पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट का खर्च? 2170 less stock unused or closing stock 250, outer one column 1980. Is it right? Okay. Now this was one effect of that. Second effect will come in what? In the balance sheet onto the asset side. 1920. Balance sheet asset side, closing
inventory, raw material, work in progress, finished goods, पैकिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना है? 7 1 2 0 3480 19,300 and 250. Did you people get it? Next, following liabilities are to be provided for: factory power, rent and rates, light and heat, general expenses for factory, general expenses for office. तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट। करेक्ट। पर यहां अगर आप लास्ट लाइन ऑब्जर्व करो, दैट सेज 5/6 ऑफ द रेंट एंड रेट्स, लाइट एंड हीट and insurance are to be allocated to factory and 1/6 to the office. तो यहां अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? तो आप पहले फैक्ट्री में चले जाओ, रेंट एंड रेट्स, इनर अमाउंट कॉलम 5/6 अमाउंट, फिर एड आउटस्टैंडिंग 5/6 अमाउंट। गड़बड़ होगी या नहीं? के बजाय better option to prepare the working note on that. Expenses given, add outstanding less prepaid, total expenses allocated to factory 5/6, allocated to office 1/6. आउटस्टैंडिंग वाले आइटम डायरेक्टली बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं हम लोग टोटल, और 5/6 अमाउंट चली जाएगी फैक्ट्री में, 1/6 अमाउंट चली जाएगी पी एंड एल अकाउंट में। Did you people understand this? So let's go into the working note. मैं बाकी ये तीनों आइटम के लिए सिर्फ वर्किंग नोट बनाऊंगा, बाकियों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अलोकेशन सिर्फ रेंट रेट्स, लाइट एंड हीट और इंश्योरेंस के लिए करना है। जहां तक बात है फैक्ट्री पावर की, ये तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो वहां अलोकेशन का सवाल ही नहीं उठता। जहां तक बात है जनरल एक्सपेंसेस की, फैक्ट्री वाले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे और ऑफिस वाले पी एंड एल अकाउंट में जाएंगे, तो उसके लिए मुझे अलग से वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको अलोकेशन करने की जरूरत है, जिसमें से कुछ अमाउंट आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाने वाला है और कुछ अमाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला है, उसके लिए सिर्फ हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। Did you people understand this? चलो, दिस वॉज आवर वर्किंग नोट 1 विच विल कम ऑन टू, क्योंकि हमको पहले से पता है कि बनाना ही है। वर्किंग नोट 2, allocation of proportionate expenses. Rent and rates, light and heat, इंश्योरेंस। ये तीन ही आइटम है जिसमें हमको प्रोपोर्शनल एलोकेशन करना है ना? रेंट एंड रेट्स, लाइट एंड हीट, इंश्योरेंस, बराबर। नाउ व्हाट आर द एक्सपेंसेस गिवन रिलेटेड टू दैट? इन द ट्रायल बैलेंस, the rent and rates given is 2972. Expenses paid 2972 for rent and rates, light and heat 964, insurance
1804. 1804. Correct? Add outstanding. रेंट एंड रेट्स कितने आउटस्टैंडिंग है? 772. Light and heat 320. And nothing outstanding related to insurance less prepaid. है ना प्रीपेड? किसका है प्रीपेड? इंश्योरेंस. कितना? 340. Is that point right? Net yearly expense. रेंट एंड रेट्स का कितना एक्सपेंस? 3744. Is it right? 1284 and 1464. Correct? Factory expense. 5/6. कितना? For rent and rates? Sorry? 3120. So office expense 1/6. 1000 कहां से आएगा बे? 624. हाँ 1070,214 and 1460 divided by 6 into 5. 1220 and therefore 244. Did you understand this? Why have I prepared this working note? क्योंकि अगर वर्किंग नोट नहीं बनाया होता तो मैंने आउटस्टैंडिंग कहां ऐड किया होता? या तो फैक्ट्री में ऐड करने जाना पड़ता या तो पीएनएल में से ऐड करने जाना पड़ता. गड़बड़ हो सकती थी या नहीं? When we have shown the separate working note on that, it becomes more simpler for us or not? Right? So, in the manufacturing account, on to the debit side, to rent and rates, working note 2, कितना था वो? 3120. To light and heat, working note 2, 1070. To insurance, working note 2, 1220. And the other amounts related to this will come to P&L account. To rent and rates 624. To light and heat 214. To insurance 244. These all have come from working note 2. Is the point right? And at the same time, these outstanding and prepaid should go to what? Balance sheet, liability and asset side. To outstanding expense. 2 क्यों लिख रहा हूं मैं? Outstanding expense. रेंट. देखो मैंने जिसके एडजस्टमेंट बाकी खत्म नहीं किया वहां पे नहीं आया मैं. जो एडजस्टमेंट मैं खत्म कर चुका हूं सिर्फ उसी को कंप्लीट कर रहा हूं. राइट?
Rent and rates 772. Light and heat 320. And then on the asset side, prepaid insurance 340. अच्छा, इसका भी टोटल बाहर ले सकते हैं ना हम लोग अभी? कितना है? 30,000 150 बराबर है? ओके, आगे का एडजस्टमेंट इसी में से अब हमने रेंट रेट्स लाइट हीट उड़ा लिया, बचा क्या? फैक्ट्री पावर, जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस फैक्ट्री पावर कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जनरल एक्सपेंस फैक्ट्री कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जनरल एक्सपेंस ऑफिस इसका कहां जाएगा? P&L अकाउंट। सो फैक्ट्री पावर गिवन इज 7,228, आउटस्टैंडिंग इज 1124. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड टू फैक्ट्री पावर 7,228 add outstanding how much? 1,124 to the outermost column 8,352. Then to general expense कितना है? जनरल एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री गिवन इन द ट्रायल बैलेंस 410. एड आउटस्टैंडिंग कितना? 50. आउटरमोस्ट कॉलम 460 एंड P&L अकाउंट डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंस कितना? 692 add outstanding 80. Outermost column 772. Is that point right? And at the same time, all these three items, factory power outstanding, general expense factory outstanding, general expense office outstanding will come to balance sheet liabilities side. हमने ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख रखे हैं. फैक्ट्री पावर 1124 जनरल एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री 50 जनरल एक्सपेंस फॉर ऑफिस 80. Total of these all items put together to the outermost column 2346. I hope you people are understanding. And on top of that, when we are solving the question line by line, we are not trying to jump over the answers. We are not finding anything कि यार हम लोग कुछ नया कर रहे हैं. And that should be the feeling when you are solving the question in the examination also. Next. Provide depreciation 10% per annum on plant and machinery. अब plant and machinery is used for production purpose only or not? तो plant and machinery का depreciation भी कहां जाएगा? To the manufacturing account. पर अगर आप ऑब्जर्व करो, एक मशीनरी थी आपके पास जो 1 जनवरी से थी और दूसरी आपने परचेज की 30 जून को, तो जो 1 जनवरी से है उस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा और जो एडिशनल मशीनरी है उस पर आपका सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट ईयर दिया हुआ है, लास्ट डेट दिया हुआ है. Correct? So, in my manufacturing account, on to the debit side, to depreciation 30,000 का 10% plus 4,000
का 5%, बराबर है. That comes to 3,200 and this will go to balance sheet, asset side, plant and machinery, 34,000 लेस डेप्रीसिएशन. हालांकि आप एडिशन अलग से दिखा सकते हो, राइट. 30,000 एड एडिशन 4,000, सब टोटल 34,000, लेस डेप्रीसिएशन 3,200. नो नीड टू शो द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन अगेन. 3,200, outer amount column 30,800. Is it right? नेक्स्ट, फर्नीचर पे 5% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. फर्नीचर दिया कितना है? 1800. इन द बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर इनर अमाउंट कॉलम 1,800 लेस depreciation 90, outer amount column 1,710, and this depreciation on furniture will go to what? P&L account. P&L account, debit side, to depreciation on furniture 90. Is it right? Next, increase bad debt provision by rupees 1,000. अब आप अगर ट्रायल बैलेंस ऑब्जर्व करो, अच्छा, there is a bad debt provision of 2,000 already. There is a bad debt during the year of 1210. Now they have asked you to increase the provision by rupees 1,000. So what will we do? In the provision for doubtful debt account on the credit side, by balance brought down 2,000 to bad debts. If we already have a provision, we do not transfer the bad debt to the P&L account, but we debit it to provision account or not. Now, if I want to increase the provision, my journal entry for that will be profit and loss account debit to provision account. So, profit and loss account, debit side, to bad debts, or to provision for doubtful debts. In fact, provision for doubtful debts 1,000, and this will get credited to the provision account or not? By profit and loss account increase rupees 1,000. So the net amount of provision will now be transferred to what? To the provision balance that will be subtracted from debtors in the balance sheet. So to balance carried down 1,790. Did you people get it? How will we do the treatment of this in the balance sheet? Debtors, how much is it? 21,120 less provision as per working note 1, 1,790, outer amount column 19,330. ट्रीटमेंट समझ में आया या नहीं? सर मैथ्स का लेक्चर कब है? Are you there on the Telegram group? Try following the instructions to the extent possible. हाँ, डन. बाकी एलोकेशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया. So now we shall come to the
Trial balance or not? One by one. Advertising will go to P&L account. P&L account debit side to advertising. How much? 1660. Bad debts provision already done. Bank charges. P&L account debit side to bank charges 240. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है. द ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट विल रिमेन एज सच. इन द बैलेंस शीट ऑन टू द लायबिलिटी साइड, Singh's capital as 70,000. Current account, how much is it? 3246 less drawings. How much is it? 16,000. Add profit. All right, we'll come to that. Profit या loss जो कुछ भी होगा. Next, discount is given on the credit side. So this is discount earned. So that will come in my P&L account onto the credit side by discount income. How much? 824. Is it right? Jyotiraditya, in the question they have mentioned the bad debt provision to be increased by. Therefore, we pass the entry for that as what? Profit and loss account debit to provision for doubtful debt account 1000. We already had a provision of 2000. Now we have increased it by 1000. So total provision that we have got is 3000. Out of that, bad debt incurred during the year is 1210. So the remaining provision is carried to the next year. Therefore, from the debtors, what we have subtracted is 1790. Did you get that? Factory power already done. Furniture already done. General expense done. General expense done. Insurance done. Light and heat over. Plant and machinery over. Purchases will go to. Purchases will go to what? These are not to be considered as the purchase of finished goods. This is to be considered as purchase of raw material, because they have not provided the separate amount for purchase of raw material and purchase of finished goods. And it being a purchase of raw material, all the items related to manufacturing go to what? Manufacturing account. So this purchase will also go to manufacturing account, debit side. So in my manufacturing account, debit side, to purchase, return है क्या कुछ? नहीं. So how much is it? 67336. Is it right? Next, packing and transport done, rent and rates done, repairs to plant. Plant and machinery का repair है. So it should go to manufacturing account onto the debit side 1570 to plant repairs 1570. एंड ऑफिस की सैलरीज कहां जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट साइड टू ऑफिस सैलरीज 7 कितना 380. Next, sales will always be considered as sale of finished goods or not, and sale of finished goods should come to ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट ऑन टू द, प्लीज हमेशा याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया जाता है.
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सेल्स या इनकम कैलकुलेशन नहीं होता है. हालांकि इफ यू हैव सोल्ड द स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, if you have sold the byproducts, only those sales come in the manufacturing account. Write down the point to remember. The general sales or the sales of finished goods, the general sales or the sales of finished goods are credited in trading account, are credited in the trading account. Next line, sales of scrap of raw material, sales of scrap of raw material and the sales of byproduct and the sales of byproduct are credited in the manufacturing account, are credited in the manufacturing account. Is it point right? So here the sales is to be considered as that of the finished goods only. So ये sale कहाँ जाएगी? Trading account, credit side, by sales 1 lakh. Is it right? Next, stocks, raw material, finished goods, WIP. इसमें से raw material और WIP का opening stock कहां जाएगा? Manufacturing account, whereas finished goods का opening stock trading account. So manufacturing account debit side to opening stock for raw material and for work in progress. कितना है ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का? 10,460 and for WIP 3340. Outer one column rupees 13,800. Is it right? 10,600. And opening stock of finished goods to opening stock finished goods comes to 14,760. Is it right? Debtors, we have already dealt with that. Creditors will come in. Oh, I'm sorry, factory wages, again related to manufacturing only. Manufacturing account, debit side to factory wages. फुल 20 मार्क का क्वेश्चन है ये. 41,400. Step by step, if you get the answer, you always get the correct answer. Creditors, balance sheet liability side. Creditors 12,300 and cash in hand and cash at bank. Cash at bank. कितना है कैश इन हैंड? कैश इन हैंड 350
and cash at bank 7852. So it is 8202. Is it right? All done? Did you people understand? Now the process will be what? First close the manufacturing account, will get the cost of production. That cost of production will get transferred to trading account. Then we'll close the trading account to find out the gross profit. Based on that, we'll be able to calculate the net profit. All right? Chalo. In the manufacturing account, on to the credit side, by trading account, the manufacturing account will always have the debit balance because it is prepared to only determine the cost of production. तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन yes 928. 1,30,928. Is it the cost of production? Everyone getting the same answer? Now this will get debited to trading account. In the trading account, on to the debit side, to मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. कितना टाइम लगना चाहिए? मैक्सिमम 36 मिनट. ऑफ कोर्स 20 मार्क, हर मार्क के लिए आपको ICAI 108 सेकंड देता है. बताता हूं कैलकुलेशन, पहले सॉल्व करते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 1,30,928. Therefore, to gross profit carried down 31,960. Is it right? In my profit and loss account, on to the credit side, by gross profit brought down 31,960. Accordingly, to net profit 18,640. Is it right? And this will be added to what? To Singh's current account. So add profit 18,640. Therefore, the profit comes, sorry, the outer one column comes to 5,886. Is it right? And so the balance sheet total comes to 90,532. 90,532. Is the balance sheet tallied? कहीं पे भी हमने किसी भी पॉइंट पे कोई भी जंप ओवर करने की कोशिश नहीं की. एंड दैट्स द रीजन वी गॉट एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर और नॉट. और किसी भी पॉइंट पे हमको स्ट्रेस नहीं आया. हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतना स्ट्रेस ले लेते हैं that we jumble up the things. But if you have practiced these questions, if you solve these questions again on your own, you realize that jumbling up is not required. You can just go ahead with the answers step by step, point by point, and you get the correct answers. Yes or no? हाँ जी, एक मिनट. हाँ,
अलग आएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हाट यू हैव सब्ट्रैक्टेड इज 3,000 रुपीज. ऑब्वियसली, क्योंकि इन दैट केस द अमाउंट क्रिएटेड बाय यू इज डिफरेंट. तूने क्या किया? 3,000 प्लस 1210 माइनस 2,000, बराबर. दैट अमाउंट इज व्हाट यू हैव डेबिटेड टू द पी एंड अकाउंट. तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना, बैलेंस शीट टोटल तो सेम होना ही चाहिए ना, क्योंकि दो इफेक्ट तो दिए ही दिए ना. दैट्स वाई. बट इफ यू इंटरप्रीट द स्टेटमेंट करेक्ट, the provision has to be increased by 1,000. That means whenever you want to increase the provision, it is the net amount to be increased or not, right? हाँ. तो तेरा बैलेंस शीट टैलीड होने के बावजूद तेरा आंसर गलत माना जाएगा. तेरा बैलेंस शीट का टोटल कितना है? 89,322. कैन यू डू इट? 90,532. डू इट. माइनस 89,322. 1,210 रुपए का फर्क है ना? उतना ही बैड डेट है. क्यों? मैंने बैड डेट, मैंने जो डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट किया वो 1790 किया, और तूने कितना सब्ट्रैक्ट किया? 3,000. तो वो 1,210 का डिफरेंस, तेरा प्रॉफिट भी 1,210 से कम हो गया और तेरे डेटर भी 1,210 से कम हुए. क्या? नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इवन इफ योर आंसर इज करेक्ट, बट so even if your balance sheet is total tallied, still your answer will be considered as correct, incorrect. Had they given the next year's provision to be increased by 1,000, मतलब 2,000 की 3,000 प्रोविजन करनी है, तो तेरा आंसर करेक्ट होता. ऑलराइट. अब मैं जो कह रहा था ना आपको, दैट यू गेट 36 मिनट्स, कैलकुलेशन कहां से आया? For the subject of accounts and for the subject of law, for these two subjects you get 3 hours and 15 minutes. करेक्ट? कि पहले 15 मिनट में आप तय करो बैठना है जाना है. फाउंडेशन वाले नहीं जाते हैं, पता है मेरे को. फाउंडेशन वाले बंदे डट के बैठे होते हैं, मैं तो आंसर करेगा, आए नहीं है मैं आंसर करेगा. और होता क्या है पता है? अभी तो मतलब आपके लिए तो ऐसे सिनेरियो है, बीकॉम का एक्सपीरियंस और इमीडिएटली उसके बाद फाउंडेशन की एग्जाम, वही होने वाला है अब आपका. जून फर्स्ट वीक यू आर हैविंग बीकॉम सेकेंड ईयर, एंड जून एंड यू विल बी हैविंग फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर है ना, सेकेंड सेमेस्टर. हाँ, वो लगभग जून फर्स्ट वीक में आने वाला है, मई एंड या जून फर्स्ट वीक, उसके पहले तो लेने वाले हैं नहीं ये लोग. दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू नो. सो तो अगर वैसा माना जाए तो वो बीकॉम के फ्लो में जब हम लोग सीए की एग्जाम लिखने जाते हैं ना, तो लॉ में तो कुछ आए नहीं आए, हम तो लिखेंगे, मैं तो आंसर लिखेगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग सिनेरियो, चाहे मुझे आए या ना आए. खैर एनीवेज, इग्नोर दैट 15 मिनट्स, ये टाइम पास होता है. तो इफ आई इग्नोर दोज 15 मिनट्स विच इज द रीडिंग टाइम, एक्चुअली बताऊं, ये जो आपको रीडिंग टाइम दिया होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली दिया गया है. इस पे आईसीआई ने लगभग 6 महीने डिबेट किया होगा, उसके बाद में ये रीडिंग टाइम दिया है. दे हैव नॉट गिवन इट रैंडमली कि प्रेसिडेंट को लगा नहीं मैंने मेरे बच्चों को ज्यादा टाइम देना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. प्रेसिडेंट ने खुद ने जब एग्जाम लिखी थी ना, जिस भी प्रेसिडेंट ने 15 मिनट बढ़ाए हैं, उन्होंने जब खुद एग्जाम लिखी थी ना, तो उनको अल्टरनेट डे हॉलीडे भी नहीं होता था. हम लोग जब एग्जाम्स लिखा करते, अरे यार मोबाइल बंद करो ना यार. हम लोग जब एग्जाम्स लिखा करते थे ना, तो वी यूज टू हैव द पेपर एवरी नेक्स्ट डे.
मतलब आज सुबह 8 से 11 पेपर लिख के आए, कल सुबह 8 से 11 वापस पेपर है, ऐसे 4 दिन में 4 पेपर खत्म घर पे। ये एक्चुअली अच्छा स्ट्रेटेजी था, पर आजकल बच्चे बड़े कमजोर हो गए। सर इतना जल्दी इतना सारा सिलेबस, हालांकि तुम्हारा सिलेबस उतना ही जितना हमको था। तुमको भी पूछे जाने वाले सवाल वही हैं जो हमको पूछे जाते थे। 98 का सवाल है, मेरे ईयर का है, अभी अभी सॉल्व किया अपन ने। 98 वाज द ईयर इन विच आई गेव माय फाउंडेशन। तो क्वेश्चंस को देखा जाए तो वैसे मतलब कुछ न क्वेश्चंस डिफिकल्ट हुए हैं न आंसर्स डिफिकल्ट हुए हैं, बंदे कमजोर हो गए। इसीलिए 15 मिनट का रीडिंग टाइम, नॉनसेंस। अल्टरनेट डे छुट्टी, स्टूडेंट शुड गेट द इनफ ऑफ द टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम्स। वो 12 घंटे में भी उतनी पढ़ाई करते हैं, 42 घंटे में भी उतनी पढ़ाई करते हैं। सिर्फ 42 घंटे जब होते हैं थोड़े से चिल होते हैं, यार बहुत टाइम है अपने पास, और आखिर चालू वही 12 घंटे पे करना है। मतलब मुझे याद है हम लोग जब एग्जाम लिखा करते थे, 8 से 11 पेपर होता था, हम लोग लगभग 11:15 बजे हॉस्टल पे वापस पहुंचते थे। वी यूज्ड टू गिव द एग्जाम फ्रॉम नागपुर। अमरावती में तब सेंटर नहीं हुआ करता था, हम लोग उधर एमएलए हॉस्टल में रहते थे, और जीएस कॉलेज करके वहां पे एक कॉलेज है नागपुर में, बस वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम लोग एग्जाम लिखते थे, इमीडिएटली हॉस्टल पे वापस आते थे, खाना खाते थे, 11:15 11:30 बजे तक खाना खाते थे, सो जाते थे, 12:15 से 12:30 मैक्सिमम उठ जाते थे, और 12:30 बजे उठ के रात को 11 बजे तक पढ़ाई करनी है, 11-12 जो भी डेडलाइन होती है। सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के वापस पढ़ाई करते थे। 6 बजे हाथ से बुक छूट जाती थी, छोड़ देते थे बुक हम लोग लिटरली 6 बजे। 8 बजे पेपर है, 6 से 8 वी नेवर यूज टू इवन टच द बुक। मतलब वो हमारा एक ग्रुप था, और हम लोग एग्जाम सेंटर पे खड़े हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज की मैच कैसी चल रही है, यार पेपर खत्म होने के बाद में कौन सी पिक्चर देखनी है। दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस। मतलब एग्जाम के टाइम पे सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन सवाल ही नहीं उठता। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करे उसको ग्रुप से बाहर निकाला। वो होता है ना देश निकाला, ये अपना ग्रुप का बंदा ही नहीं है, इसको वो कौन सा, नहीं वो अपने कबीले को क्या बोलते हैं, हाँ कबीले से बाहर कर दो, दैट काइंड ऑफ पर्सन। और दूसरा वो एक बंदा होता है जो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, उस समय पे ये बीच में ही आएगा, आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो और ये बंदा डिप्रिसिएशन का सवाल लेके आता है। अरे यार वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्रेडिट किसको करते हैं? छोड़ फाइनल अकाउंट, डिप्रिसिएशन खत्म, ना फाइनल अकाउंट कर रहे हैं ना डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये ऐसा एक बंदा होता है अपने ग्रुप में हमेशा, द टिपिकल खुराफात ऑफ द ग्रुप। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, दैट काइंड ऑफ कैटेगरी। इनसे तो मतलब बच के ही रही हो सीरियसली। हमारे ग्रुप में था बंदा, उसने तो कितनी मार खाई हमारी सीरियसली। शुरुआत में हम लोग उसको वैल्यू देते थे, बाद में पता चला ये खराब है, इसको कबीले से बाहर ही रखो। फिर भी ऐसा हो नहीं सकता है ना, मतलब वो ऐसे अपने रिश्तेदारों को दूर रखेंगे तो कहां जाएंगे हम लोग। तो we used to leave the book at 6, we used to go write the paper, come back again the same routine। 4 दिन चलाना है, बात खत्म। सिर्फ एक ही याद है मुझे, फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स, हम लोग के लिए मैथ्स और इकोनॉमिक्स भी राइटिंग में होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, एमसीक्यू नहीं होता था। इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए हम लोग रात को कुछ 12 बजे सोए थे और 1:30 बजे उठ गए थे। ये लास्ट पेपर था, पता है अगले दिन पे उठना ही, मतलब वो कोई टेंशन वाली बात थी है ही नहीं, वैसे भी चिल करना है। सोचा ऐसे था कि नागपुर आए, यार पहली बार गए थे हम लोग नागपुर इतने दिन रहने के लिए, तो बहुत खुश थे हम लोग कि बस एग्जाम खत्म होने के बाद में फुल नागपुर घूमेंगे और उसके बाद में मतलब अगले दिन पे घर जाएंगे। और जैसे पेपर खत्म करके घर आए ना, पहले पेटी पैक की और बस पकड़ी और घर वापस। वो एग्जाम खत्म होने के बाद में ना ऐसा होता है, पहले घर पहुंच भाई, पहले रिलैक्स हो, राइट। वेल एनीवेज, तो आई बिलीव if not 2 hours earlier, you should leave the book 1 hour earlier minimum. Leave it. जो आपने पिछले 6 महीने में 1 साल में नहीं उखाड़ा है ना, वो आखिरी 1 घंटे में कितनी भी कोशिश कर लो नहीं उखाड़ पाओगे।
राइट वो कुछ लोगों को फीलिंग होती है, सर मैं एग्जाम के जस्ट पहले जो पढ़ता हूं ना वो एग्जाम में आता है। अबे वो स्ट्रेस बढ़ाता है, अभी पढ़ा था अभी नहीं आ रहा है। मतलब वो होता ही ऐसे है, अभी पढ़ा था एग्जाम में खुश होते यस अभी पढ़ा था, और एग्जाम में सॉल्व करना चालू करते हैं, यार याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा, उसके पहले का क्या याद आएगा। क्यों स्ट्रेस बढ़ाना है? नो नीड, नो नीड, सीरियसली इग्नोर इट, लीव द बुक, लेट द वैक्यूम गेट क्रिएटेड हियर। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, लास्ट मोमेंट तक जो पढ़ने वाले होते हैं ना क्लास में बैठ के ऐसे ऐसे जो शूशू करके गाली दे देते हैं, मतलब मन में गालियां चल रही होती है, सिर्फ सामने ऐसे चाहिए उस बंदे का मन लगेगा वो पढ़ाई में, देयर इज नो नीड। और ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है ऑनेस्टली। पर होते हैं वो क्लास में एक कैटेगरी होती है, ये प्रजाति अलग है। लिटरली इनको फीलिंग ऐसी होती है कि जब तक के वो इन्विजिलेटर आके ये ना बोल दे कि नाउ कीप योर बैग्स, फिर भी वो जाते जाते ऐसे दैट काइंड ऑफ पीपल, यू नो नीड, सीरियसली। आप छोड़ दो बुक, लेट द वैक्यूम गेट क्रिएटेड, अदरवाइज वो गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही कहानी होती है लास्ट मोमेंट तक वाली। बट इफ यू क्रिएट अ वैक्यूम, एक तो 1 घंटे तक आपने पढ़ा नहीं कुछ, माइंडसेट फ्री होता है। आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट में आप रिफाइन कर पा रहे हो कि आपने क्या पढ़ा है, आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं। और ये जो 15 मिनट होते हैं ना, सच में स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इसको पॉजिटिवली कैसे यूज किया जाए, आप इस 15 मिनट में सिर्फ ये तय करो कि आपने स्टार्ट कहां से करना है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा सीक्वेंस लगाते हैं, पहला क्वेश्चन 2 करेंगे, फिर क्वेश्चन 4 करेंगे, फिर क्वेश्चन 6 करेंगे। अबे क्या इवन ऑट खेल रहा है कि 2 4 6 निपटा लेंगे, फिर 1 3 5 करेंगे? देयर इज नो नीड ऑफ दैट। सिर्फ आपने यह तय करना है कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। और अगर आपका पहला जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, वेदर इट इज क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से लिख लिया ना, वो पूरे बाकी के 4 क्वेश्चंस के लिए इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि अपने आप बाकी क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं। सो जस्ट ट्राई टू पुश योरसेल्व्स, डिसाइड ऑन व्हाट, स्ट्रेटेजाइज इट। अगर आपने पढ़ा, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पढ़ा है, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन पढ़ा, सब आ रहा है अपने को, आपने बीआरएस का क्वेश्चन पढ़ा, वो सब आ रहा है, क्वेश्चन 2A रेक्टिफिकेशन, B बीआरएस, खत्म। फोकस ही उस पर रखना है, आने दो क्वेश्चन आंसर पेपर हाथ में आने दो। वो नाव गांव पत्ता एक बार लिख लिया, होता है ना, वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिखते हो ना आप लोग, इनको रोल नंबर इन वर्ड्स क्यों चाहिए होता है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, पर चाहिए होता है। नहीं भाई, नंबर में लोग मिस्टेक करते हैं, पीपल मिस देयर फिगर्स व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम्स। So anyways, so what you are supposed to do is, in those 15 minutes, just strategize, decide what to start with. Once you have decided on that, ये तो वैसे भी अकाउंट और लॉ में ही अप्लाई होता है, मैथ सीखो में तो ये चांस ही नहीं है। मैथ सीखो का एक सिंपल सा तरीका बताऊं, मैथ सीखो में भी लगभग 10 मिनट पहले तुमको वो जो बुकलेट होती है मिल जाती है, नहीं देते? बिल्कुल नहीं देते। अच्छा, वो देने के 5 मिनट बाद बोलते हैं आप नाउ यू कैन ओपन द सील एंड ऑल दैट, है ना? जब तक टाइम पे ही देते हैं, और आया कि बस चालू। अच्छा, एनीवेज, इफ एट ऑल यू गेट द आंसर, वो जो बुकलेट होती है वो पहले अगर आ जाए, और इफ दे आर नॉट इवन अलाउइंग यू टू ओपन दैट, 2-4 क्वेश्चन तो इसमें ही बन जाते हैं, पता है? और वो 2-4 क्वेश्चन बना लिए ना, तो मतलब आते से पहले गोले मार ही लिए अपन ने, 4 गोले तो लग गए, है ना? बाकी 96 ही बचे हैं। तो वैसे भी कौन से अपन ने पूरे 96 करने हैं? करेंगे ना इस बार? इस बार तो 100 पार।
100, फिर वो आए नहीं आया। जय माता दी, जय माता दी। डोंट डू समथिंग लाइक दैट, दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। वेल, तो अब अगर आप 3 आवर्स का कैलकुलेशन करो तो 3 आवर्स आर नथिंग बट 180 मिनट्स डिवाइड बाय 100 मार्क्स। So 1 mark you get 1.8 minutes. That is, for 20 marks you get 36 minutes. That is how I said that 36 minutes. पर क्या ये जरूरी है कि 36 मिनट शॉर्ट नहीं खत्म हुआ छोड़ आगे बढ़? You cannot do something like that. Please don't. मास्टर ने बोला था 36 में 36 खत्म हो गया, अब आगे बढ़। हाँ, इसका स्ट्रेटेजी क्या? आउट ऑफ 125 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग ऑप्शंस, 20 मार्क का तो एक क्लियर कट क्वेश्चन होता है और एडीडी अकाउंट करंट में जनरली 5 मार्क का अल्टरनेट ऑप्शन होता है, राइट? 125 मार्क का पेपर आता है। आउट ऑफ 125 मार्क का पेपर अराउंड 30, 25 to 30 इज थियरी। मेरी हमेशा की स्ट्रेटेजी ये रही है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी फॉलोइंग दैट, मेरी रही है ये स्ट्रेटेजी क्योंकि मुझे पता है कि मेरी थ्योरी स्ट्रांग है। आई हैव ऑलवेज केप्ट द थ्योरी क्वेश्चंस इन द न्यूमेरिकल पेपर्स एट द एंड। क्यों? आखिरी के आधे घंटे में 30 मार्क खत्म करने का जो मजा है ना, वो तुम जनरली ऐसे समझ ही नहीं पाओगे। और 30 मार्क मतलब क्या? थ्योरी क्वेश्चंस। जिस स्पीड में हमारा हाथ चल रहा होता है ना आखिरी के आधे घंटे में, मतलब पहला पेज, इफ यू राइटिंग थ्योरी लॉ, यू नो, पहला पेज, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तो भी स्पीड में चल रहा है, ऑफ 1932 था, 30 का तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना। इट प्रोवाइड्स एंड 1 2 3, ये पहला पेज, आखिरी का आधा घंटा, एज पर IPA सेक्शन 4 इट इज सेड। मतलब जो स्पीड में हमारा हाथ चल रहा होता है ना यहां, मतलब आप लिखे खुदा बाचे, आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी अच्छी हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। पर तब हम जो लिख रहे होते हैं ना वो प्योर कंटेंट होता है, तब ना हमारे पास ब्लफ करने का स्कोप ही नहीं बचता है। जितना प्योर कंटेंट पता है उतना ही फोकस में लिखते हैं। अगर वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, अगर वो 3 लाइन का ही कंटेंट हमारे पास है तो 3 लाइन में ही खत्म होता है। 3 लाइन एक वर्ड भी नहीं होता है लिटरली। कीप द थियरी एट द एंड ना। मतलब क्या? को आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपके पास ज्यादा समय हो जाता है। लॉ बीसीआर में लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग समय जाता है, फॉर्मेट चाहिए होता है, तो उसके लिए अगर समय जाता है तो वो पहले खत्म कर लो और फिर बाद में जाके आप जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। एंड लाइक दैट इफ यू मेक द स्ट्रेटेजी इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है किसी को नहीं पता है, बट एटलीस्ट हमको एक स्ट्रेटेजी बनाने का तो स्कोप है ना। एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू मेक इन दोस फर्स्ट 15 मिनट्स। सो यूटिलाइज इट पॉजिटिवली, गिव इनफ ऑफ द टाइम। अब होता क्या है, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस को आपको नॉर्मली गिवन अवेलेबल टाइम से लगभग 10 से 15% ज्यादा समय लगता है। अब अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको 15 मार्क के लिए दिया गया है तो वो 15 मार्क में खत्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें आपको 18 मिनट लग जाने हैं या 20 मिनट लग जाने, या फिर अगर आपके 25 मिनट लग जाने, 15 मार्क का क्वेश्चन है। वही अगर आपके पास फाइनल अकाउंट का 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क के क्वेश्चन को स्ट्रैटेजिकली 18 मिनट लगने चाहिए, पर आप 20-25 मिनट में खत्म करते हो। तो ये जो आपका शॉर्टफॉल ऑफ टाइम है, ये शॉर्टफॉल ऑफ टाइम की भरपाई करते हैं थ्योरी क्वेश्चंस। और दूसरा, ये शॉर्टफॉल की भरपाई करते हैं रेक्टिफिकेशन जैसे टॉपिक,
बीआरएस जैसे टॉपिक जहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स नहीं बनाने होते पर आंसर फास्ट में आता है. सो दैट इज हाउ यू शुड मेक द स्ट्रेटजी. अगर आपने फाइनल अकाउंट एनपीओ के क्वेश्चन पहले फोकस में रखे हुए तो एक याद रखो कि बाद में आपको रेक्टिफिकेशन बीआरएस के क्वेश्चन जल्दी खत्म करने पड़ेंगे. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले रेक्टिफिकेशन बीआरएस जैसे टॉपिक खत्म कर लो ना, तो मतलब आपके पास बाकी जो जहां लेंदियर आंसर्स हो सकते हैं उसके लिए आपके पास ज्यादा समय है. So make a good strategy when you're sitting in the exam hall, and by that way you'll be able to solve 100 mark ka paper. And when you are able to solve 100 mark ka paper, mind well, and if you have done it correct obviously. और ये करेक्ट कब होता है, जब आप एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हो, आप धैर्य के साथ सॉल्व कर रहे हो आंसर, पेशेंस है आप में, तो आपको 110% उसमें स्कोर मिलता है. और उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, राइट? सो ट्राई प्लानिंग फॉर इट लाइक दैट. आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ रेक्टिफिकेशन ऑन मंडे इटसेल्फ. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.